Dear fellows, in this video, I am going to talk about the standard model of particle physics and subatomic particles, elementary particles, everything that you need to know about them. अगर एवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक थ्योरीज की बात करें तो सबसे पहले जॉन डाल्टन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि एटम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्फीयर है जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी ये ट्रूली फंडामेंटल इन नेचर है। लेकिन जे थॉमसन की डिस्कवरी यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जॉन डाल्टन का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया और इसको भी गलत साबित किया गया। रदरफोर्ड ने ये सबसे पहले दरियाफ्त किया था कि जो एटम है वो ऑलमोस्ट उसका 90% एम्प्टी होता है, लेकिन उसका सेंट्रल रीजन यानी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये सब कुछ पता चला था। लेकिन नील्स बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में, ये कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ट्रेवल करते हैं और मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बट एडविन श्रोडिंगर ने अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया और उसके बाद ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कंबाइन करके कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक्सप्लेन करना या बताना ये मुमकिन नहीं है। और उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स की बात की, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पेश किया कि वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की या पाए जाने की 90% चांसेस होते हैं। और ये स्लाइड एक्सप्लेन करती है कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन मास 1909 में डिस्कवर हुआ था। और इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ए मिलिकन थे। उन्होंने एग्जैक्ट जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर फाइंड किया था वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स था। और इसके अलावा उन्होंने थॉमसन की वर्क को भी अपने साथ कंबाइन किया था ताकि वो मैस को और चार्ज को आइडेंटिफाई कर पाए और उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मैस होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है एंड द वैल्यू ऑफ द mass of electron in atomic mass unit would be 0.00055 AMU। और न्यूक्लियस और प्रोटॉन को 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था बाय फायरिंग और बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स एट गोल्ड फॉयल। और प्रोटॉन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय एक्सप्लेनिंग कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर कर दिया जाता कि प्रोटॉन ही न्यूक्लियस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और उससे मिलकर बना है, न्यूक्लियस उससे मिलकर बना है, तो फिर भी जो न्यूक्लियस का ओवरऑल मैस था वो उसको इस बात को रद्द कर रहा था। लिहाजा न्यूट्रॉन का जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 होता है, लेकिन उसका मैस होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस मिलकर ही न्यूक्लियस के मैस के बराबर होता है, ये थोड़ा सा उससे कम होता है। लिहाजा जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट को। ये टेबल एक्सप्लेन कर रहा है मैस को, यूनिट चार्ज को और लोकेशन को, यानी प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक मैस यूनिट में जो मैसेज है वो क्या है, उनका यूनिट चार्ज क्या है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यू कैन सी दिस टेबल एंड यू कैन मेमोराइज इट और यू कैन इवन यूज इट इन योर पेपर्स and write down all of such information, incredible and valuable information in your notes. रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट है उसके लिए एक वीडियो है जिसको आप देखने के बाद अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, यानी अल्फा पार्टिकल्स हैं और उसके ऊपर आप साइन भी देख सकते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स का। और ये गोल्ड फॉयल है जिससे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जा रहा है। लेकिन आफ्टर द वीडियो आप ये भी देख सकेंगे कि सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एंटायरली गोल्ड फॉयल से बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन और हर्डल के गुजर गए। लेकिन कुछ जो थे जब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने आए तो वो बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गए, यानी मुड़ गए। और कुछ जो थे उन्होंने इसे ट्राई किया न्यूक्लियस की सरफेस को, यानी वो बहुत ही हार्ड और यानी कंसंट्रेटेड सरफेस थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने ये अपना थ्योरी को ये फाइनल कंक्लूजन इस तरह पेश किया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड और सेंट्रल रीजन है एटम का, और एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ही वहां से बगैर किसी रुकावट के गुजर गए थे। लेट्स वॉच दिस वीडियो। Right
देख भी सकते हैं कि बिल्कुल बाकी सारे गुजर रहे हैं, कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है और ये क्वार्क्स है। न्यूक्लियस के अंदर यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी यानी एट द लास्ट वो भी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी नजर आ रहा होगा। और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर है, यानी एटम से बहुत छोटा होता है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो आप ये न्यूक्लियस को देखें, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, और ये डिफरेंट कलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अगर हम पायनियर्स ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो सभी के सब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो एक मॉडल में पेश किए गए थे, और वो उस मॉडल को स्टैंडर्ड मॉडल इसलिए कहा जाता है कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ओवरऑल साइंटिफिक कम्युनिटी से इस बात की वजाहत भी मिलती है और सभी के सब इस पर अग्री भी हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे सबसे पहले जिन्होंने काम किया था वो साइंटिस्ट थे शेल्डन ली ग्लासो, स्टीवन वीनबर्ग और डॉक्टर अब्दुल सलाम। हर तरह का जो भी पार्टिकल हो यानी एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज के साथ इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो मैस है, सेकंड पे स्पिन है, और लास्ट पर चार्ज है। और हर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वेदर दे आर फर्मियोन्स और बोसोन्स, एंड इट डजंट मैटर कि फर्मियोन्स आगे से क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में डिवाइडेड हैं, इन सब की ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, यानी फोर्स कैरियर्स की भी और मैटर पार्टिकल्स की भी, क्योंकि फर्मियोन्स को मैटर पार्टिकल्स कहा जाता है और बोसोन्स को फोर्स कैरियर्स कहा जाता है। और फर्मियोन्स जो है इनकी जो स्पिन होती है वो हमेशा 1/2 होती है, और ये स्पिन इनकी एक इननेट क्वालिटी होती है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये इनकी एक अंदरूनी खूबी होती है जो ये बताती है कि ये इनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, यानी इनकी घूमने की खास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी ये बाकी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह या रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्ट्स की तरह मूव तो नहीं करते, लेकिन इनकी कोई ना कोई मूविंग की एबिलिटी होती है, और ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि ये 720 डिग्री के एंगल पर 2 दफा रेवोल्यूशन करते हैं। और अगर बोसोन्स की बात करें तो इनकी जो स्पिन है वो फुल इंटीजर फॉर्म में होती है, यानी कि 0, 1, 2 और इसके बाद भी होती है। लेकिन जो फर्मियोन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो हमेशा हाफ इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ये स्लाइड आपको ज्यादा क्लियर तस्वीर देगी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की। तो सबसे पहले समझते हैं कि फर्मियोन्स को मैटर पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी लेप्टॉन्स हैं या क्वार्क्स हैं ये हमेशा मैटर के अंदर पाए जाते हैं। और अगर बोसोन्स की बात करें तो इन्हें फोर्स कैरियर्स भी कहा जाता है या मैसेंजर पार्टिकल्स भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये फर्मियोन्स को यानी क्वार्क्स को और लेप्टॉन्स को बताते हैं कि किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, और इसकी इंटरेक्शन के नतीजे में कभी कभी एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट भी बनता है, और बहुत से अमेजिंग फिनोमेना होते हैं जिसको आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो क्वार्क्स हैं वो 6 किस्म के होते हैं, उनमें अप आता है चार्म, टॉप, डाउन और स्ट्रेंज और बॉटम। लेकिन जो लेप्टॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉ। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट होते हैं, म्यूऑन थोड़े से हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, और टॉ होते हैं। लेकिन इनके सभी के इन्हीं के बराबर यानी कि चार्जलेस और मैसलेस गूस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं या एंटी मैटर पार्टिकल्स भी होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टॉ न्यूट्रिनो कहते हैं। और बोसोन्स की बात करें तो इनके अंदर ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, जी बोसोन्स, डब्ल्यू जी बोसोन्स और हिग्स बोसोन्स कहते हैं। आप में से फोटॉन्स के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन बाकी पार्टिकल्स के बारे में आप नहीं शायद जानते होंगे। और क्वार्क्स को 3 जनरेशन में भी डिवाइड किया जाता है, जिनमें सबसे पहली जनरेशन को यानी इनको जो डिवाइड किया जाता है वो मैस की बेस पे किया जाता है कि वो कितने हैवियर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो अप और डाउन क्वार्क्स होते हैं उनका जो स्पिन है आप देख सकते हैं, सॉरी इनका जो चार्ज है वो 2/3 होता है, और ये इनका मैस है। इसी तरह ये सेकंड जनरेशन इनका मैस है, ये थोड़े से फर्स्ट जनरेशन से हैवियर होते हैं। जो लास्ट वाली जनरेशन है यानी टॉप और बॉटम ये सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होते हैं। आप इनका मैस देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी एक वजह यह है कि आइंस्टाइन ने इक्वेशन पेश की थी जिससे यानी E = mc², और अगर उसमें से
हम कभी भी जो एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनका मास बहुत छोटा होता है, लिहाजा इन्हें ग्राम्स और किलोग्राम्स के यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इन्हें हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमेशा ये सारे के सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में फाइंड किए जाते हैं, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल गेन करता है जब वो 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट होता है या मूव करता है। लिहाजा इनकी जो हमेशा मैथ है वो आप देखेंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वहां पर आप इसकी जो बेसिक्स फाइंड करेंगे वो आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन के जरिए से फाइंड करेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि एनर्जी और मैस दे आर द सेम साइड और दे आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन, और इनको हम आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में। अब यहां पर यह है कि क्वार्क्स ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों हैं प्रोटॉन्स की निस्बत। जब क्वार्क्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले ये कहा जाता था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एलिमेंट्री का मतलब होता है सबसे छोटा या ट्रूली फंडामेंटल इन नेचर, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिससे कोई और छोटा ना हो, वो ट्रूली फंडामेंटल हो। और ये पॉइंट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत बहुत छोटे होते हैं। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अगर देखें तो सबसे पहले ये क्वार्क्स है, और ये कलर डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स है, यानी आप डाउन और टॉप, चार्म और 6 में से कोई भी कॉम्बिनेशन के बना सकते हैं, कोई भी कंबाइन, यानी कोई भी क्वार्क इन 6 जो एग्जाम है इनकी, इसमें से आपस में मिलकर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना सकते हैं। इनमें प्रोटॉन्स क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, और न्यूक्लियस मिलकर एटम बनाता है, और एटम आपस में मुख्तलिफ किस्म के मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ को सपोर्ट करते हैं। Quarks are the ultimate building blocks of visible matter in the universe. If we could zoom in on an atom in your body, you would see that it consists of electrons swarming in orbits around a nucleus of protons and neutrons. And if we could zoom in on one of those protons or neutrons, we'd find that they themselves are made up of a trio of particles that are so small that they have almost no size at all and are little more than points. These point-like particles are the quarks. Quarks are elementary particles. Like electrons, they are not made up of any other particles. You could say that they are on the ground floor of the standard model of particle physics. It turns out that there are actually 6 types or flavors of quarks in total. Besides the up, down and the strange quarks, there are also charm, top and bottom quarks. आपने ये वीडियो देखी, आई होप सो कि आपको क्वार्क्स के बारे में हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। और ये क्वार्क्स आप देख सकते हैं कि 3 क्वार्क्स एक प्रोटॉन के अंदर पाए जाते हैं, इसी तरह 3 क्वार्क्स एक न्यूट्रॉन के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनका जो नेट चार्ज है, प्रोटॉन्स का तो नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन यानी +1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का ओवरऑल चार्ज 0 होता है। इसी वजह से उन्हें न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रल कहा जाता है। अब ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स वर्सेस न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, तो अगर आप देखें तो इनका जो प्रोटॉन्स है वो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, और जब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल आंसर +1 आएगा। और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इनमें भी अगर आप कैलकुलेशन करें तो इनका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बेरियंस भी कहा जाता है, और इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है। इसमें न्यूक्लियस को बैलेंस रखने में या उसको बिल्कुल ही स्टेबलाइज रखने में ग्लूऑन्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ही इंटरेक्शन करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी जितने भी पार्टिकल्स है जैसे म्यूऑन और टार्च होते हैं, ये रेयरली किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इनको फाइंड करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रूली फंडामेंटल इन नेचर होते हैं, यानी इन्हें मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये 3 जनरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फैमिली भी जस्ट लाइक क्वार्क्स, यानी लाइटर, हैवियर और हैवीएस्ट। और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, फिर म्यूऑन्स हैवियर होते हैं, और टॉर्च होते हैं वो हैवीएस्ट होते हैं। और इसमें जो इनके एंटी मैटर पार्टिकल जो मैंने पहले ही बताया था वो गूस्ट पार्टिकल्स भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि
इस वक्त भी हंड्रेड्स और ट्रिलियंस ऑफ और बिलियंस ऑफ बूस्ट पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रिनो जो हैं वो इंसानी जिस्म से भी गुजर रहे होते हैं और भी सरफेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी मैटर पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं। और अगर इनके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास -1 यूनिट चार्ज होता है और न्यूट्रिनोज के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इन्हें न्यूट्रिनो कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटी होती है और न्यूट्रिनोज जो है वो नियरली मैस फ्री होते हैं और इनकी जो स्पिन होती है बाकी फर्मियोन पार्टिकल्स की तरह इनकी स्पिन भी हाफ इंटीजर फॉर्म में एक्सप्लेन की जाती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से इम्यून रहते हैं, लेकिन वीक फोर्स के साथ भी इनको इन्फ्लुएंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है या फिर एनर्जी को रिलीज करके इमिट करके डी एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड लेवल पर आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिलीज होती है। और ग्रेविटी भी इसी तरह, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा अगली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन की एक फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो और लेट्स सी दिस टेबल। इसमें आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, इनके मास, इनका चार्ज और इनका स्पिन भी साथ साथ लिखा गया है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। इलेक्ट्रॉन फैमिली कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे दो पार्टिकल और होते हैं जिसे म्यूऑन एंड टाउ कहा जाता है। इन पे भी -1 चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ में क्या फर्क है? तो एक्चुअली इन पे चार्ज तो सेम है पर इनका जो मास एंड साइज है वो डिफरेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल होता है और नॉर्मली यही पाया जाता है। म्यूऑन एंड टाउ बहुत अनस्टेबल होते हैं और ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि बनते ही दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन फैमिली में न्यूट्रिनोज भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और ये बहुत स्मॉल होते हैं। और इसमें भी 3 टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। ये बहुत स्मॉल एंड न्यूट्रल होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है और इन तीनों में भी मास एंड साइज का फर्क है, इसलिए इनको 3 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आते हैं, सेकंड जनरेशन में म्यूऑन एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो आते हैं एंड थर्ड जनरेशन में टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो आते हैं और इन सभी में मास एंड साइज का डिफरेंस है। अब उसके अलावा दूसरे वाले पार्टिकल्स आ जाते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, यानी दूसरी क्लासिफिकेशन बोसॉन्स होते हैं जिन्हें फोर्स कैरियर्स कहा जाता है और इनका भी स्पिन होगी, मास भी होगी और चार्ज भी होगी, जिसके जरिए से इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले जो इनकी स्पिन होती है वो फुल इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है और इनके मैसेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैटर को बताते हैं कि इंटरेक्शन किस तरह करनी है। फोटोन जो पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करते हैं और ये ऑलमोस्ट 0 होते हैं इनका मास और 0 ही इनका चार्ज होता है, क्योंकि ये लाइट, आप देखते हैं कि जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है उसके जरिए से ये ट्रेवल करते हैं, तो ये फोटोन पार्टिकल्स ही एक्चुअली होते हैं। और ग्लून की बात करें तो ये क्वार्क्स को होल्ड करते हैं, यानी क्वार्क्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको कहा जाता है। इसी वजह से न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। और अगर W और Z बोसॉन्स की बात करें तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं। जैसे कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होता है, अगर यूरेनियम है या जो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम, वो अपनी एक डिके सीरीज होती है उनकी, जिसमें वो अल्टीमेटली एक स्टेबलाइज एलिमेंट पे आकर वो रुक जाता है, जिसको लेड कहते हैं। तो उसमें भी जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होता है लाइक फिशन या फ्यूजन, उसमें W और Z बोसॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो रिलीज होते हैं। और हिग्स बोसॉन की अगर बात करें तो इनको गोल्ड पार्टिकल कहते हैं। और इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि हिग्स बोसॉन जो है ये रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं और ये खुद तो कोई फोर्स कैरियर नहीं होते, इनके अंदर खुद तो कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन इनकी एक फील्ड होती है, इनके इर्द गिर्द एक फील्ड होती है जस्ट लाइक स्पेस टाइम कर्वेचर। और जो भी पार्टिकल उस फील्ड के अंदर से गुजर के जाता है, अगर कोई पार्टिकल इसके साथ बिल्कुल इंटरेक्शन ना करे तो उसका मास 0 होता है, जैसे कि फोटोन्स होते हैं। लेकिन अगर कोई इनके साथ इंटरेक्शन करे और इंटरेक्शन के नतीजे में इनकी फील्ड में कोई हलचल पैदा हो या उसकी फील्ड को बेंड कर दे, मोड़ दे, और उतना ही जितना वो मोड़े, जितने डिग्री या जितने एंगल वो मोड़ते हैं उसकी फील्ड को, हिग्स की फील्ड को, उतना ही उस पार्टिकल का मास होता है। लिहाजा जो क्वार्क्स होते हैं उनका मास होता है। यही वजह है कि एटम्स का मास है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस और ओवरऑल बाकी ह्यूमन बॉडीज है और जितने भी हम सर्फेसिस या चीजों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उनका मास होता है जस्ट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ देयर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और क्वार्क्स विद द फील्ड ऑफ हिग्स। ये है प्रोटॉन और ये इन क्वार्क्स
से बने हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो इन क्वार्क को होल्ड करे हुए हैं? इन ब्लॉक्स को देखिए और इमेजिन करिए कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ये तीनों ऑरेंज कलर के ब्लॉक्स क्वार्क है और ये ग्रीन कलर का ब्लॉक इन्हें होल्ड करे हुए हैं। तो इस ग्रीन ब्लॉक को ग्लूऑन्स बोलते हैं। ये ग्लूऑन्स एक ग्लू की तरह है जो इन छोटे छोटे क्वार्क्स को होल्ड करते हैं। और अगर ये ग्रीन ब्लॉक्स, मेरा मतलब ग्लूऑन्स, नहीं होंगे तो ये पूरा यूनिवर्स नहीं होगा। तो अब समझ में आया, थैनोस ने चुटकी बजा के ग्लूऑन्स को गायब किया था। This section of the slide. अभी सोचा है लाइट एक्चुअल में है क्या? इसका कॉन्सेप्ट आप और मैं जो देखते हैं उससे काफी ज्यादा डीप है। फोटोन लाइट का एक छोटा सा टुकड़ा, एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो एनर्जी को कैरी करता है। जहां बाकी के पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है, ये कंप्लीटली मासलेस होता है। और यही कारण है कि ये लाइट की स्पीड से चल सकता है। और जब भी फोटोन एक एटम से टकराता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, जो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करते हैं, जो आप सोलर टेक्नोलॉजी में देखते हो। और जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो आप एक्चुअल में उस चीज की शेप में अरेंज फोटोन्स को देख रहे होते हो। सूरज की रोशनी से लेकर लेजर तक सब फोटोन्स का ही खेल है दोस्तों। और जब आप किसी भी प्लैनेट को देखते हो तो वो भी एक एडवेंचरस लॉन्ग ट्रैवलिंग फोटोन ही होता है। Let's watch this video. You have a bunch of tiny particles called electrons and they are all hanging out. Suddenly, they decide to interact with each other. How do they interact? Well, they do it through photons, which are basically tiny packets of light. So, the electrons exchange photons and this creates an electromagnetic force that causes them to either attract or repel each other. This may sound like a simple process. It involves a lot of complicated math. आपने इन दोनों वीडियोस में ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन किस तरह करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिलीज होती है और इसमें फोटोन पार्टिकल्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टू दी अदर स्लाइड। Forces in addition to gravity. इस वीडियो में आप देखेंगे कि फंडामेंटल 4 फोर्सेस पाई जाती हैं नेचर में, जैसे कि एक ग्रेविटी है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। Which are the electromagnetic, strong, and forces. The electromagnetic force is something you know, even if you don't know you know. This is the force that makes light, as well as radio waves and X-rays. Sound familiar? Photons are the bosons that deliver this force's messages. The electromagnetic force is the reason that electrons stay inside atoms by making them attracted to the protons at the center of the atom. The strong force holds the nucleus of an atom together. It sticks quarks together to make protons and neutrons, and sticks those together to make a nucleus. These bosons that deliver the message are called gluons, which actually makes sense since they glue nuclei together. And the last force is the weak force. This force can change the flavor of quarks and leptons, messages that are delivered by the W and Z bosons. A bonus boson was recently discovered called the Higgs boson. We won't cover that here. So basically, bosons are the messengers that deliver instructions to make particles move and act in certain ways. With this short आई होप सो कि ये वीडियो ने क्लियर किया होगा कि किस तरह 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में पाई जाती है। तो इनमें सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, यानी जिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन जिम्मेदार होते हैं जो क्वार्क्स को आपस में होल्ड करते हैं। उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, जो कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसमें डब्ल्यू और जी बोसोन्स इन्वॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स में यानी कि रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स ग्रेविटी के फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। और ग्रेविटी हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, ग्रेविटी इज नॉट फोर्स ऑफ रिपल्शन। अनलाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन भी होती है और अट्रैक्शन भी होती है। और ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट्स के लिए कि वो सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं, और किस तरह मून जो है वो जमीन के इर्द गिर्द मूव करता है, और इसी तरह बाकी बहुत से ऑब्जेक्ट्स की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
In order to understand the basic working of W and Z bosons, you have first of all to understand this picture. And this picture is of the European Organization for Nuclear Research, the institution, the very institution where W and Z bosons were discovered. So let's watch this video. Talk about the W and Z bosons. W and Z bosons are fundamental particles that play a crucial role in the weak nuclear force, one of the 4 fundamental forces of nature. Bosons come in 2 types, WS and W. They are responsible for mediating processes like beta decay, where a neutron transforms into a proton, or vice versa, emitting a W boson in the process. Z bosons, on the other hand, are electrically neutral. They mediate neutral current interactions, where particles interact without changing their electric charge. Discovered in 1983 at CERN, these bosons were a major success for the standard model of particle physics, confirming theories that had been developed in the 1970s. Understanding W and Z bosons helps us unlock the mysteries of the universe, from the behavior I'm sorry, this video was interrupting very much. So you can speed up in your YouTube video to watch this. So this chart again explains the force carriers and you can visualize this. अब हम बात करेंगे फेनमैन डायग्राम्स की, यानी जिसे रिचर्ड फेनमैन ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह पार्टिकल जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं ताकि जो पेपर वर्क है उसको आसानी से समझा जा सके। यानी जस्ट लाइक इक्वेशंस इस तरह होती हैं कि अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी तो ये जस्ट लाइक एक वेवी सा पाथ बनेगा, और अगर वीक इंटरेक्शंस होंगी वीक न्यूक्लियर फोर्स में तो ये डॉटेड लाइंस बनती है जिसमें W और Z बोसॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर क्वार्क्स के दरमियान कोई इंटरेक्शन हो रही है तो उसमें जैसे कि अगर न्यूट्रिनो पार्टिकल्स उसके साथ इंटरेक्शन हो गई उसकी तो उसमें ये आप देख सकते हैं स्पाइरल लाइन होगी, इन्वर्टेड स्पाइरल लाइन। और अगेन जो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान होगी तो उसमें भी आप डॉटेड लाइन्स को देख सकते हैं। फेनमैन डायग्राम में पार्टिकल के मूवमेंट को 4 डिफरेंट टाइप के लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच लाइन एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट सॉलिड लाइन फॉर्मियन पार्टिकल को, वेवी लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फोर्स कैरियर फोटोन को, स्पाइरल लाइन स्ट्रॉन्ग फोर्स के फोर्स कैरियर ग्लूऑन को, जबकि डैशड लाइन वीक फोर्स के फोर्स कैरियर W and G बोसॉन और हिग्स बोसॉन को रिप्रेजेंट करती है। फेनमैन डायग्राम में वर्टेक्स वह पॉइंट होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लाइंस आपस में मिलती है। 2 वर्टेक्स के बीच की लाइन एक वर्चुअल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के केस में यह वर्चुअल पार्टिकल फोटोन है। फेनमैन डायग्राम में ऐसी लाइंस जिनके स्टार्ट या एंड में से किसी एक ही पॉइंट पर वर्टेक्स हो वो लाइन एक ऑब्जर्वेबल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जिन लाइंस के स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट पर वर्टेक्स हो ऐसे पार्टिकल वर्चुअल पार्टिकल कहलाते हैं। Imagine an atom, the building block of everything. अब यहाँ पे आता है जेड बोसोन जो कि Sometimes its nucleus isn't stable. इसका काम क्या To है? fix that, it spits out a जेड tiny बोसोन जो है, ये particle न्यूट्रॉन called a होता है, beta और particle. ये वहां काम आता है जहां पे कोई चार्ज There are 2 types. There are 2 types, beta minus and beta plus. Beta minus decay happens when a neutron turns into a proton and releases an electron. The electron is the beta particle. Beta plus decay is when a proton becomes a neutron and spits out a positron, like an electron, but positive. Why does this matter? Beta decay changes one element into another. It's how we get new elements and how some medical treatments work. Cool, right? So next time you hear about radioactive stuff, you'll know beta decay is helping atoms find their happy place. Stay curious, science fans. I hope so you have understood the working of W bosons and how W bosons are involved in beta decay process.
So let's watch this video to understand the working or the basic concept of Z bosons. का काम ना हो तो मोस्टली वीक न्यूक्लियर फोर्स में काम करता है। तो ये कैसे काम करता है हम उसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि न्यूट्रिनो क्या होते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है इनका जो मास है वो काफी कम होता है और ऑल्सो ये न्यूट्रल होते हैं और ये किसी भी मैटर के साथ रेयरली ही इंटरेक्ट करते हैं। लाइक अभी हमारी बॉडी से अराउंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं और हमें कुछ फील नहीं हो रहा क्योंकि न्यूट्रिनो जो है वो रेयरली किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जब कभी कोई न्यूट्रिनो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो मोस्टली किसी एटम के न्यूक्लियस से करेगा या उसके इलेक्ट्रॉन से करेगा। तो मान लेते हैं कि जो न्यूट्रिनो है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया। तो जब न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज आएगा एंड ऑल्सो जो न्यूट्रिनो है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करने वाले होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो करता है जेड बोसोन। तो जेड बोसोन जो फोर्स है वो न्यूट्रल है, मतलब जब न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो ये आपस में अपना चार्ज एक्सचेंज नहीं करते हैं, बस दोनों की पोजीशन एंड मोमेंटम चेंज होता है। जेड बोसोन जो है उसमें मास भी होता है, तो जैसे ही उसका फोर्स वाला काम पूरा होता है वो वैसे ही दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक जेड बोसोन का काम पूरा होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी पेयर होते हैं लाइक क्वार्क एंटी क्वार्क के। तो जेड बोसोन किसी भी पेयर में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो जब न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो केवल यहीं पे जेड बोसोन काम नहीं करता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जब आप देखते हो तो यहाँ पे क्वार्क्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ एंड न्यूट्रिनो मिलते हैं। तो जब कभी आपस में कोलाइड करते हैं और इनका चार्ज एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो वहां पे जेड बोसोन काम करता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको पहले क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन फैमिली एंड अदर फोर्स के बारे में समझना होगा। आई होप सो कि आपको Z बोसोन्स और W बोसोन्स का कॉन्सेप्ट अच्छी से समझ आ गया होगा। कोई चीज जितनी छोटी हो उसे तोड़ना उतना ही कठिन होता है, और जब बात की जाए मैटर की सबसे छोटी यूनिट प्रोटॉन की तो उसको तोड़ने के लिए लगती है 40,000 करोड़ की लागत से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी मशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो जमीन से लगभग 600 फीट नीचे। इस मशीन में पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से टकराया जाता है। इतनी स्पीड अचीव कराने के लिए पार्टिकल्स को 27 किलोमीटर लंबी ट्यूब से हजारों बार घुमाया जाता है। साल 2012 में ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हिग्स बोसन नाम का एक नए पार्टिकल्स की खोज हुई थी। माना जाता है कि ये पार्टिकल ब्रह्मांड में उसे मास देने के लिए जिम्मेदार है और हम सबका एग्जिस्टेंस का कारण भी है, और इसीलिए इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अगर आप आई होप सो कि आपको हिग्स पार्टिकल की समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हिग्स पार्टिकल क्या है। हिग्स पार्टिकल जो है वो इटसेल्फ कोई भी फोर्स कैरियर नहीं होता, लेकिन हिग्स पार्टिकल दूसरे जितने भी पार्टिकल्स हैं जैसे कि मैटर के पार्टिकल्स उनको मैस देने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया था। और हिग्स पार्टिकल्स के इर्द गिर्द हिग्स फील्ड होती है। जब भी कोई पार्टिकल उसके अंदर से गुजरता है, उनकी इंटरेक्शन होती है, तो जितना उसकी फील्ड को वो बेंड करता है उतना ही उसका मैस होता है। लेकिन अगर आप यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि एक फोटोन इंटरेक्शन करेगा और एक क्वार्क इंटरेक्शन करेगा, लेकिन जब एक फोटोन इंटरेक्शन करेगा तो वो बिल्कुल भी फील्ड को डिसरप्ट नहीं करेगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसके नतीजे में फोटोन जो होते हैं वो मैसलेस होते हैं, यानी कि लाइट पार्टिकल्स आर मैसलेस। और जो क्वार्क्स होते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में पाए जाते हैं वो उनका मैस होता है unlike photons. So let's watch this video again. आप देखेंगे कि इसमें जो एक फोटोन है जब उसने इंटरेक्शन की तो उसका कोई भी उसने डिसरप्शन नहीं की फील्ड में। ये वीडियो स्टार्ट हो रही है और इसमें आप देख रहे हैं ये हिग्स फील्ड है और उसके अंदर से जो फोटोन है वो बिल्कुल आसानी से गुजर गया। अब ये क्वार्क है और ये देखें आप उसके इर्द गिर्द जितनी भी वेव्स बन रही हैं ये हिग्स फील्ड को वो डिस्टर्ब कर रही हैं। जितना ज्यादा वो डिस्टर्ब कर रही है उतना ज्यादा मैस होगा, अगर वो कम करेंगी तो उतना ही कम मैस होगा। और ये क्वार्क है, आप दोबारा देखें ये एक क्वार्क पार्टिकल है जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में पाया जाता है और इसकी वजह से ही एटम का एक मैस होता है। So that's all for this video. I hope so you have found this video amazing. और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, so let me know in the comment section. Thank you so much.